हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस नए बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1 का एफ क्लास 10 का जो है कक्षा 10th में। ठीक है, हम पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 1 एफ का बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इससे पहले वाली सभी प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन मैंने बारीकी से करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्द से जल्द आप जाके देख लीजिए। आपको यहाँ आई बटन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आई बटन आप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपका खुल जाएगा, जाके आप आसानी से एक एक वीडियो देख लीजिए। कह रहा है भाई, हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a प्लस 5 के ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ होगा है धन पूर्णांक क्या होगा, यही आपको बताना है कि 6 + 5। तो भाई 6 + 5, इससे पहले अगर देखा जाएगा तो यहाँ 5a, देखिए 6a + 5 है और यहाँ पे 5a + 4 है, तो ये तो होगा नहीं भाई, यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 6a + 4। देखिए भाई, इसका अंतर जो है यही होगा। ठीक है, क्यों यही होगा मैं बता रहा हूँ। जब भी पहले कहे, अगर पहले कहे तो यानी 5 से पहले 4 आता है, तो यानी 6a + 4 हो जाएगा। 15a + 5 तो हो नहीं सकता, या फिर 5a + 6 हो नहीं सकता, और यहाँ पे 6a + 5 यही मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये पहला वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे पहला कहे तो एक घटा दीजिए संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला कह रहा है पहले आने वाली, तो पहले क्या आता है, 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, हमने घटा दिया एक। अगर यही बाद में कहता, बाद में कहता बाद में आने वाली संख्या, तो यहाँ पे 5 के स्थान पे 6 होता, तो यहाँ 6 ऑप्शन में होता, तो आप उस पर लगा देते। ये आपका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर कह रहा है हमारा कि परमीय संख्या है, या सॉरी अपरिमेय संख्या क्या है, आपका यही क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। ठीक है, इसमें आपको 4 संख्याएं दी हैं टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, और कह रहा है इसमें अपरिमेय संख्या आपको बताना है, जो p/q के रूप का ना हो वही बताना है। तो पहली संख्या आप ध्यान से देखिए, ये पहली संख्या तो परमीय संख्या है भाई, तो अपरिमेय संख्या में ये नहीं आ सकती। पाई हमने आपको बहुत बार बताया है, अगर कहीं भी पाई मिल जाए तो उससे बड़ा, उससे अच्छा और उससे सटीक उदाहरण है ही नहीं अपरिमेय संख्या की, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पाई। और यहाँ पे अब भाई आगे भी समझना जरूरी है कि भाई ये कैसे परमीय, मतलब अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमें ये समझना है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, 0.69 लिखा है। अगर हम इसको, अगर मान लीजिए दशमल यहाँ से हटाएं, तो दशमल हटाएंगे तो यहाँ 100 लिख सकते हैं, तो यानी ये p/q के रूप का हो गया। भाई हो नहीं गया, 0 यहाँ दशमल हटाए, क्योंकि निश्चित संख्या दिया है। अगर दशमल के बाद निश्चित संख्या दिया है तो नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, बट अगर दशमल के बाद निश्चित संख्या नहीं दिया है तो हम दशमल मतलब 0 मतलब यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते हैं, जो हमारा p/q के रूप में नहीं हो सकता। अब चलिए यहाँ पे चौथा वाला देखते हैं, चौथा वाला क्यों नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर 5, तो 5 तो अकेला है और 4 का वर्ग निकलेगा। यहाँ पे अगर 16, देखिए यहाँ 16 का वर्ग निकलेगा, तो 4 × 4 यानी 5/4 आ जाएगा। जब 5/4 आएगा तो 5/4 आपका क्या होता है भाई, 5/4 जो होता है वो परमीय संख्या होता है, जो कि अपरिमेय में नहीं आ सकता। ठीक है, यही हमारा ये पाई जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो भाई यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है आपका। देखिए यहाँ पे दिया है कि संख्या 4 और √3 है, कैसी संख्या है यही आपको बताना है। तो अगर आप इसको निकालेंगे, 4 √ मतलब ये अगर आप निकालेंगे इसको कि 4 और √3, तो 4 और √3 यानी ये आपका क्या है, परमीय संख्या है। जी हाँ, ये 4 आपका परमीय संख्या है, और गुणा जो है ये परमीय संख्या है, ध्यान से समझिएगा। और गुणा किया गया है हमारा √3 से, और √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परमीय और अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो आपका क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। जी हाँ, यानी ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसमें दिया है पूर्णांक है, तो पूर्णांक नहीं हो सकता है। कहा है परमीय है, तो परमीय नहीं हो सकता है। कहा है अपरिमेय, तो जी हाँ बिल्कुल अपरिमेय है, क्योंकि ये हमारा 4 जो है परमीय दिया है और √3 अपरिमेय दिया है। अपरिमेय और परमीय का गुणा जो होता है हमारा अपरिमेय होता है, जो कि करेक्ट आंसर। और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा।
तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परमीय संख्या होगी, यानी ये संख्या जो दी है 4 संख्या है, इनमें से आपको परमीय संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखिए √5 है, तो √5 तो परमीय संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि ये आभास संख्या है और अंडर रूट में है। अब यहाँ पे 1 देखेंगे तो जिसका वर्ग निकलता है वही हमारा परमीय संख्या होता है। तो अगर 1 गुणे 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो वही आएगा, यानी ये आपका परमीय संख्या है और बाकी परमीय संख्या नहीं। चलिए आगे वाला भी देख लेते हैं कि हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसका हम गुणा करेंगे भाई, ये वाला संख्या अगर हम ले तो इसका गुणा करेंगे 9 × 9 और 9 × 9 और यहाँ से 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 कितना होगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 13 और बटे 9 हो जाएगा। जब 9 4 13 बटे 9 और ये कर्णिम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका परमीय संख्या नहीं, अपरमीय संख्या, यानी ये परमीय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए √2.5 दिया है। अगर दशमलव के बाद सम संख्या आती है, कहने मतलब सम संख्या कहने मतलब अगर 2 संख्या है, यहाँ पे एक ही संख्या आई यानी सिर्फ 5 आई है। अगर एक संख्या आता है तो आपका परमीय में नहीं हो सकता। अगर 2 संख्याएं आएंगी तो आपका परमीय होगा, या फिर सम संख्याएं आएंगी तो आपका क्या होगा? परमीय होगा। ठीक है, यानी 2 आएंगी या फिर 4 संख्याएं आएंगी तो आपका क्या होगा? परमीय होगा, अन्यथा आपका अपरमीय होगा। तो एक संख्या आ रही यानी ये परमीय नहीं है। तो यहाँ पे आपको परमीय छांटना था, यही आपका क्या हो गया? √1 जो हो गया आपका, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां अगर देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में परमीय संख्या है, इसमें भी आपको क्या बताना है? परमीय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। तो ये हमारा तो परमीय नहीं हो सकता है क्योंकि दशमलव के बाद ये निश्चित संख्या नहीं आ रहा, डॉट डॉट है। तो हम दशमलव के बाद अगर निश्चित संख्या नहीं होता है तो वो परमीय संख्या में नहीं आ सकता है। ये √7 जो है ये भी परमीय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों भाई नहीं हो सकता है? क्योंकि जब अंडर रूट आपका 7 है, ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा अगर देखेंगे तो आपका निश्चित संख्या आ रहा है भाई। निश्चित संख्या कहने का मतलब आ रहा है 7 3 7 3 7 3, ऐसे निश्चित, जब ऐसी निश्चित संख्या आता है तो आपका परमीय संख्या कहलाता है, यानी ये आपका परमीय संख्या। यानी निश्चित संख्या कहने का मतलब चाहे घुमा फिरा के वो ना आए, कहने मतलब या तो एक संख्या निश्चित आया है, कहने मतलब 3 4 3 4 3 4 3 4 इस प्रकार से आता जाए, या फिर डायरेक्ट कोई निश्चित संख्या दे दे, यानी 1 2 3 4 दे दे, बस उतना ही दे दे, उस पर टिक जाए, तो आपका क्या होता है? परमीय। तो ये आपका परमीय। और यहाँ पे देखिए करड़ी के बाद अगर अंडर रूट के बाद एक संख्या है तो आपका अपरमीय होता है, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी 2.737373 ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है, यानी प्रत्येक सम पूर्णांक जो है वो निम्न रूप किस रूप का होता है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पे पूर्णांक लेना है, यम बराबर क्या लेंगे आप? कहा गया है कि किसी पूर्णांक यम के लिए, यानी पूर्णांक में क्या ले सकते हैं आप? 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, कह रहा है यम के लिए इतना आप लेंगे पूर्णांक, प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है, यानी जो आपका सम पूर्णांक होता है वो निम्न में से किस रूप का होगा? यानी सम पूर्णांक आना चाहिए इन संख्याओं को अगर रखें इस चारों चीज में। तो चलिए सबसे पहले यम में रखेंगे। तो भाई अगर यम बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3, यानी ये तो हो नहीं सकता। 1 2 3 आ रहा, सम संख्याएं कह रहा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सम संख्याएं। तो दूसरे पे हम चेक करते हैं। अगर दूसरा हम चेक करेंगे कितना है, यम +1 दिया है, तो अगर हम यम के स्थान पे 1 रखेंगे और +1 यहाँ सूत्र में है तो आपका कितना हो जाएगा? 2 आया। चलिए सम संख्या है। लेकिन यहाँ 2 रखेंगे और +1 यहाँ सूत्र में है तो कितना हो जाएगा हमारा? अगर देखेंगे तो 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, जो कि 3 तो सम संख्या में आ नहीं सकता, यानी ये भी नहीं हो सकता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला चेक करते हैं। यानी 2m अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू यम का मान 1 रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना, तो 1 रखेंगे तो बराबर 2 आएगा। ठीक है, अगर 2 रखेंगे 2 गुणे 2 तो बराबर 4 आएगा। अगर 3 रखेंगे 3 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? हमारा 6 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम यम का मान यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से रखते जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब सम संख्याएं आएंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएंगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी चेक करना चाहिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कितना दिया है भाई, हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे 2m + 1 दिया है। देख लीजिए भाई
कि ये भी आ सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं आएगा? अभी हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो 2 यम के स्थान पे पहले सबसे 1 रखेंगे, 2 × 1 और +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, 1 3 आ गया। देखिए 3 पहलवे आ गया, 2 1 के 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, जो कि 3 तो सम है नहीं, विषम संख्याएं हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कैसे है? क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस इसमें विषम संख्याएं बताना है, उसमें सम बताना था। तो इसमें क्यू के लिए बताना है। कहा है किसी पूर्णांक क्यू के लिए कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से लेते जाएंगे हम, ठीक है। इसमें भी यही लेंगे। प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है, यानी इसमें से कौन सा रूप ऐसा है जिसमें विषम ही आएगा, आपका विषम संख्याएं आएंगी, उसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारा सबसे पहले अगर हम क्यू रखेंगे भाई, अगर क्यू रखेंगे तो क्यू बराबर 1 2 3 4 आएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर क्यू के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, इसी प्रकार से रखना है। अब यहाँ पे क्यू के स्थान पे अगर 1 रखेंगे, देखिए क्यू +1 दिया है, तो सबसे पहले हमें 1 रखना है, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे तो 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या सम संख्याएं आ गई, जबकि कह रहा है विषम संख्याएं, तो सम संख्याएं जब आ गई तो ये भी नहीं हो सकता, इसको हम कैंसिल करेंगे, तुरंत चेक करेंगे। अब उसके बाद 2q दिया है, 2q को हम चेक करें भाई। अगर 2q को देखा जाए तो 2 और q के स्थान पे क्या रखना है? q के स्थान पे 1 2 3 इस प्रकार से रखते जाना। अगर सभी सेटिस्फाइड कर गया तो आपका वही हो जाएगा आंसर सही। तो यहाँ पे 2 × 1 आएगा, क्यू के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा भाई। ये भी हमारा सम आ रहा है, जब सम आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। पहले सम आ गया तो ये नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं हो सकता। चलिए ये वाला हम चेक करते हैं, एक और बचा है आखिरी। तो भाई जब ये नहीं हुए तो यही हो सकता है। तो चलिए 2q + 1 अगर देखेंगे, 2q + 1 तो q के स्थान पे हम कितना 1 2 3 4 इसी प्रकार से रखते जाएंगे। अगर हमारा विषम संख्याएं आती गई तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 2 × 1 + 1 = कितना आएगा आपका? 2 1 के 2 और 1 3। देखिए विषम संख्या आई, फिर उसके बाद रखेंगे और आगे भी चेक कर ले। तो यहाँ पे 2 × 2 + 1 = कितना? 2 दूना 4 1 5, ये भी हमारी विषम संख्याएं हैं। और आगे चेक कर लेते हैं, 3 भी रखते हैं, ठीक है। तो 2 × 3, ठीक है, और प्लस में 1 = कितना? 3 दूना 6 1 7, ये भी हमारी, यानी सभी विषम संख्याएं आती जाएंगी इसी प्रकार से, यानी हमारा ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया है, ध्यान से आप इसको पढ़िए। यहाँ पे दिया है संख्या n², ठीक है, n² - 1, और यहाँ पे कॉमा लगा, n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n बराबर है 1। इसमें से क्या हो सकता है? आपका पूर्णांक हो सकता है, या प्राकृतिक हो सकता है, या विषम हो सकता है, या सम हो सकता है। यही बताना है कि कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले पूर्णांक रखेंगे। पूर्णांक में 1 2 3 4 रखेंगे, उस पर हमारा चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो हमारा 8 से विभाज्य संख्या आनी चाहिए, 1 - 1। यही सूत्र हमारा क्या दिया है? n - 1। इसमें अगर हम 1 रखेंगे, सबसे पहले पूर्णांक रखेंगे। पूर्णांक अगर रखेंगे z पॉजिटिव रखते हैं, पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको z से प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव प्लस इंटीजर। 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से अगर रखेंगे इस सूत्र पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 - 1, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा 0 आ गया, चलिए ठीक है, 0 हमारा 8 से कट जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 रखेंगे तो 2 - 1 = 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे भी रखते हैं, क्योंकि हमने क्या रखा? पहले 1 रखा, अब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर दिया है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। n का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 - 1, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, जो कि 3 हमारा 8 से नहीं कटता है, तो ये हमारा पूर्णांक तो हो नहीं सकता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी सूत्र पे हम प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3, प्राकृतिक भी यही होता है, 1 से लेकर अनंत तक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 से अनंत तक रखेंगे तो ये भी 3 अभी आएगा हमारा, तो ये भी नहीं हो सकता प्राकृतिक संख्या भी। अब विषम संख्याएं रखेंगे, विषम यानी 3 5 7, कितना यहाँ पे रखेंगे? विषम संख्या यानी 3 5 7 और कितना, इसी प्रकार से रखते जाएंगे। 3 संख्या रखेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। विषम संख्या यानी जो 2 से ना विभाजित हो, ठीक है। 9 भी हमारा होता है तो 9 भी रख सकते हैं, इसी प्रकार से रखते जाएंगे। तो चलिए रखते हैं। सूत्र क्या है हमारा? n² - 1। अगर इस पे n² के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 - 1 = कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, जो 8 से कट जाता है, बिल्कुल 8 से विभाजित होना चाहिए, ये भी स्थिति दिया है। अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तो हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक पे तो मतलब चेक
हो गया। अब दूसरे पे देखते हैं, अगर 5 रखेंगे तो 5 25 और -1, 25 में से 1 जाएगा तो 24 आ जाएगा, जो कि हमारा 8 से कट जाता है, 8 से विभाज्य हो जाता है। आगे भी एक चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 7 49 होता है, 49, ठीक है। यहाँ पे 49 हो जाएगा -1, क्योंकि n स्क्वायर है भाई, सूत्र में हमारा n स्क्वायर है, तो 7 7 49, और यहाँ से अगर हम 1 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा, जो कि 8 से विभाजित होता है, 8 संग 48, ठीक है। तो ये भी हमारा, यानी यही हमारा सेटिस्फाइड, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए भाई, एक और दिया है, सम के लिए भी दिया है, तो सम के लिए भी चेक कर लेते हैं। सम संख्या है क्या, 2 4 6 8, कुछ इस प्रकार से होती हैं। अगर n स्क्वायर -1 पे हम चेक करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 - 1 बराबर 3 आएगा, जो कि हमारा 8 से नहीं कट सकता, यानी ये संख्या नहीं हो सकती, हमारी यही करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8वां आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m और 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं का। अगर एचसीएफ इन संख्याओं के बराबर कर देंगे तो उसके बाद हमें यम का मान फाइंड करना है। कैसे दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा यम का मान, यही हमें बताना है। 4 संख्याएं दी हैं, 4 में से जो हमें करेक्ट मिल जाएगा वही हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम 65 का सबसे पहले देखते हैं, 65 का कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालना हमने आपको बता चुका है पिछली वीडियो में। चलिए अच्छा देख लेते हैं कि कैसे एचसीएफ निकलता है। 65 को अगर हम काटेंगे 5 से तो कितना आएगा, 13 आएगा। फिर 13 को डायरेक्ट हम 13 से काट देंगे, 13 25 65 होता है, ये हमारा हो गया। अब 117 का निकालेंगे तो 117 अगर देखेंगे तो सबसे पहले कितने से जाएगा भाई, 3 से जाएगा। हाँ, 3 से सबसे पहले जाएगा। जब 3 से हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, यहाँ पे आएगा हमारा 3 त्रिका 9, ठीक है। और बचा यहाँ पे कितना, 2, 9 त्रिक 27, तो यहाँ 13 आएगा। तो 13 तिया 39, ठीक है। 13 आ गया, 13 अभी भी 3 से जाएगा, तो यहाँ से फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी भी 3 से जाएगा, ये संख्या 3 से जाएगा। तो 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 13 बार गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अब डायरेक्ट 13 से जाएगा, तो 13 इक्के 13 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब देखिए क्या मिला हमारा, 5 गुणे 13 मिला, और क्या मिला भाई, एक तो किसका, 65 का। यहाँ पे देखेंगे अगर 65 का कितना मिला, 5 गुणे 13, और 117 का हमारा जो मिला है वो आपका क्या मिला है, यानी आपका मिला है 117 का 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ निकल जाता है। तो यहाँ पे कॉमन आपका 13 निकल रहा है, तो 13 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब जो एचसीएफ निकला है इसी रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे, हमारा आंसर आपके सामने हो जाएगा। यानी एचसीएफ हमारा कितना निकला है भाई, 13 निकला है। तो 13 को हम इसके बराबर कर देंगे, यानी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, तो 65m माइनस 117 बराबर 13 हम कर सकते हैं, क्योंकि यही कहा है कि इसके बराबर हम इसको कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। ये 13 है, ठीक है। 13 के बराबर हम करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। 65m को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि यम बराबर निकालना है, जिसका बराबर निकालना है उसको वहीं रहने दीजिए। तो ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 13 और प्लस कितना, 117 हो जाएगा। तो 13 + 117 बराबर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, अगर देखेंगे तो 65m = 130 हो जाएगा। इसको हम जब जोड़ेंगे, जब 130 हो जाएगा तो यहाँ से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये गुणे में इधर जाएगा भाग में, यानी यम बराबर हमारा कितना, 130/65 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, जब हम इसको काटेंगे भाई तो 65 इक्के 65, 65 दूना कितना होगा, 65 दूना हमारा होगा 130, यानी 2 बार लगभग जाएगा। अगर 2 हमारा ऑप्शन में मिल रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 मिल रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सही हो जाएगा, और बाकी सही नहीं होगा, बाकी सब असत्य हैं, बाकी सब गलत हैं। यही दूसरा जो 2 आ रहा है तो यही सही हो गया, इसी पे हमने व्यक्त कर दिया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 का विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल
8 और 9, 8 मतलब 5 और 8 प्राप्त होता है। यानी अगर ये प्राप्त है तो इसका जो ये निकलेगा सबसे बड़ी संख्या क्या निकलेगा, यही आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या प्राप्त होगी जब इसका 70। तो क्या दिया है, सबसे पहले जो शेषफल आपका दिया है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पहला देखेंगे तो 70 दिया है एचसीएफ, तो यहाँ पे 70 माइनस अगर हम 5 करेंगे, ठीक है, क्रमशः दिया है, सबसे पहले 70 माइनस 5 करेंगे, तो 70 माइनस 5 अगर करेंगे तो 65 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला 125 माइनस 8 करेंगे तो 125 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो आपका 117 निकल जाएगा, ठीक है। और इसी का हमें क्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और इतने विभाजित हो, तो कैसे निकालेंगे अभी देखिए। तो इसका सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ अगर निकाल लेंगे, तो अभी हमने पीछे निकाला है कि 65 का एचसीएफ हम निकालेंगे और 117 का, किसका, 117 का, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो 5 कितना बार जाएगा, 13 × 5 = 65 और यहाँ से 13 × 1 = 13 आ जाएगा। 117 को अगर निकालेंगे तो 3 बार जाएगा 39 आएगा, और 3 बार जाएगा यहाँ पे 13 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। 13 बार डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो आपका कॉमन जितना मिल रहा है वही आपका एचसीएफ हो जाता है, वही आपका सबसे बड़ी संख्या। तो 13 आपका कॉमन मिल रहा है, तो यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ निकाल दिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दी हैं अगर क्रमशः कहीं आपको दिख जाए शेषफल करके, तो शेषफल को माइनस कर देंगे जो संख्याएं दी हैं क्रमशः उसी के अनुसार। 3 संख्याएं भी दे सकती हैं, 2 संख्याएं, तो यहाँ पे 2 संख्या आगे दी है, 2 संख्या पीछे, तो पहले वाले संख्या से माइनस करेंगे, दूसरे वाले संख्या से जो दूसरी संख्या दी उसको माइनस, फिर सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है, तो सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या, अधिकतम संख्या यानी एचसीएफ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, एचसीएफ अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ निकालना है। तो आपको यहाँ समझना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या पूछती तो उसका क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछी थी तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो कि हमारा 13, और 13 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हमने टिक इस पे लगा दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। क्या कह रहा है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x³ और मतलब क्या दिया है, a बराबर x³ y² और b बराबर दिया है x और y³ के रूप में व्यक्त किया जाए, तो x और y का अभाज्य गुणनखंड यानी एचसीएफ a और b है, इसमें से क्या है आपको यही बताना है। तो कुछ नहीं, a बराबर कितना दिया है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो a बराबर हमारा दिया है x³ और y² ये दिया है, और b बराबर हमारा कितना दिया है, इसको लिखेंगे x और y³। तो इसको हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कैसे, देखिए भाई, a बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि x गुणे x गुणे x फिर गुणे y फिर गुणे y फिर गुणे y लिख सकते हैं कि अच्छा 2 ही y है तो 2 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिखा। अब उसी प्रकार b बराबर हम लिखेंगे, b बराबर क्या है, x गुणे y, ठीक है, y गुणे y गुणे y, 3 y है तो 3 गुणा। अब इसमें आपको क्या निकाला है, एचसीएफ निकालना है ए बी। तो एचसीएफ में जो आपका कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ होता है, यानी ये आपका x मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 y। देखिए यहाँ पे कितना y, जितना y मिलेगा उसको लिख लीजिए, 1 और 2 ही y आपका मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी x और y की पावर, यहाँ y 2 मिल रहा है तो y की पावर 2, यानी अगर ये आपका ऑप्शन होगा तो यही आपका सही। तो देखिए जी हाँ, ये आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर इतना दिया है और q बराबर इतना दिया है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b आभाज्य संख्या। एलसीएम आपको यहाँ बताना है, पीछे वाले क्वेश्चन में एचसीएफ बताना था, यहाँ पे एलसीएम पी का मान बताना है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, इसमें टिक लगा है, आपको टिक पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाया था उसका शायद आवाज़ नहीं आया, तो फिर से मैं ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने इसको शूट कर चुका है, लेकिन क्या करें, आवाज़ नहीं आया, तो चलिए फिर से हम शूट करते हैं, आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या कह रहा है कि भाई इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे p बराबर हमारा क्या दिया है। तो p बराबर हमारा दिया है a
बी की पावर 2 और क्यू बराबर हमारा कितना दिया है, ए क्यूब और बी दिया है। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ए गुड़े फिर एक ए है और बी कितना है, बी गुड़े बी 2 है तो बी 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है तो उसके बाद अब यहाँ क्यू बराबर तोड़ेंगे तो क्यू गुड़े मतलब ए गुड़े ए 3 ए है और एक बी है तो इसको लिख लेंगे जो जो मिल रहा है यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, ये कॉमन मिल रहा है, जो मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसको ऐसे लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए की तरफ चलेंगे तो ए में एक ये आपका मिल रहा है तो इसको एक बार सिर्फ लिखेंगे, जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो बच क्या रहा है, 2 बच रहा है, यानी 2 मतलब ए गुड़े ए 3 ए बच रहा है और आपका बी एक है, यहाँ पे एक बी बच रहा है और इसको जो मिलता है उसको एक बार सिर्फ लिख लेते हैं। तो यानी गुड़े बी और गुड़े बी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब और कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी अगर ए क्यूब और बी स्क्वायर आपका कहीं दिखा तो वही हो जाएगा, यानी इस पे देखिए टिक लगा है तो यहाँ पे ए क्यूब और बी स्क्वायर हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, एक शून्योत्तर परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनखंड होता है, ये आपको बताना है। टिक लगा है लेकिन टिक पे ध्यान नहीं देना है। देखिए भाई क्या होता है, अगर एक शून्योत्तर परमीय और अपरमीय संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए हम परमीय संख्या ले लेते हैं 4, परमीय संख्या हमने 4 ले लिया, अपरमीय संख्या 2 ले लेंगे, मान लीजिए रूट में 2 ले लिया, तो ये आपका अपरमीय संख्या है, क्या है, ये अपरमीय है और ये आपका परमीय है। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप बताइए, अपरमीय ही तो आएगा, ठीक है। अगर शून्योत्तर संख्या मतलब होता है कोई भी संख्या आप ले लें, परमीय हो और अपरमीय हो, यानी अपरमीय और अपरमीय का गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो आपका क्या होगा, हमेशा जो होगा वो अपरमीय संख्या। जैसे मान लीजिए अभी हम ले लें क्या भाई, मान लीजिए हमने ले लिया कि शून्योत्तर मतलब बराबर शून्य, भाई अगर परमीय संख्या मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे √5 ले लिया और यही जो है आपका बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी शून्योत्तर मतलब 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर होगा तो अपरमीय और परमीय संख्या का गुणनखंड जो होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, आपका हमेशा सदैव जो होता है वो आपका अपरमीय ही होता है। यानी ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, जहां भी आपको परमीय और अपरमीय मिल जाए और उसका गुणनखंड हो रहा हो तो आपका क्या होता है, हमेशा सदैव वो आपका अपरमीय संख्या होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है दोस्तों, अगर हम इसको देखेंगे तो कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच की संख्याओं सब कुछ सम्मिलित है। उसके बाद कह रहा है में से सभी संख्याओं का, यानी में से सभी संख्या, ये भी संख्या सम्मिलित है और उसके बीच जो संख्या आएगी वो भी सम्मिलित है। संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम आपको निकालना है। अगर अधिकतम कहा होता तो एचसीएम निकलता, अधिकतम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता तो आपका क्या अधिकतम कहता यहाँ पे, लेकिन हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन होता है और लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे 1 से लेकर 10 तक की, ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज दूसरा लेते हैं, तो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक की अगर संख्या निकालेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा यही आपको बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। भाई क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने लिख लिया। चलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। आगे देखिए फिर हम कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। फिर अब कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से कट चुका है, अब 3 से काटेंगे भाई, जब 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वैसे उतार देंगे, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
3 त्रिक 9 होता है, 5 हो जाएगा। अब कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे, 1 1 क्योंकि 3 बच रहा है, 1 और 1 फिर 5 फिर 1 फिर 7 फिर उसके बाद कितना 1 फिर 5। अब देखिए 5 और 7 दिख रहा है तो एक बार 5 से जाएगा और फिर एक बार 7 से जाएगा, डायरेक्ट आपका 1 1 यहाँ पे आता चले जाएगा। इसका अगर हम गुणा करेंगे यानी देखिए 2 गुणे 2, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। अगर इसका करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24 और यहाँ पे 24 फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 7 7 पचे 35 और 35 यहाँ गुणे 3 यानी 24 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24 24 गुणे 3 गुणे 35 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 3 72 होता है, 72 और गुणे यहाँ पे 35 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा टोटल? अगर देखा जाए तो आप अगर इसका गुणा करेंगे 72 गुणे 35 गुणा करेंगे तो आपका 25 और 20 आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा आपका, यानी आंसर नंबर 4 यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमने लगा दिया, कुछ नहीं करना है। इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप निकालना जानते होंगे, वही विधि से आपको डायरेक्ट निकाल देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? परमीय संख्या इतना दिया है का दशमलव प्रसार निम्न किन संख्याओं के कितने स्थानों के बाद हो जाएगा। यानी इसका हमें क्या निकालना है? दशमलव संख्या का स्थान निकालना है कि कितने स्थानों पर दशमलव संख्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कितना दिया, इसका भाग देना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है। तो हम इसका भाग देंगे 14 58 और 7 से भाग देंगे। तो सबसे पहले एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो 12 50 हो जाएगा, 8 बचेगा, 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 7 हम उतार लेंगे। अब भी हमारा एक बार जाएगा तो 12 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। एक बार जाएगा तो 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे भाई? अब तो संख्या कम पड़ रहा है, दशमलव लगाएंगे और हम क्या करेंगे? 0 यहाँ बढ़ा देंगे। जैसे हमने 0 बढ़ाया तो हमारा 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 7500 आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 में से अगर 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 0 हम बढ़ा सकते हैं ऑटोमेटिक। अभी भी 6 बार जाएगा तो 7500 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितनी बार जाए? यहाँ पे 7 में से 2 मतलब 7 में से 5 गया, 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब 1200 मतलब 1250 से 1200 आ रहा है तो दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा लेंगे। अब 9 बार जाएगा, जब 9 बार ले जाएंगे तो हमारा आएगा 1100 मतलब 11 25 0 आएगा, ठीक है। 9 बार अगर ले जाएंगे 1250 को तो डायरेक्ट हमारा 11 25 0 आएगा। आप कर लीजिएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 अगर जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपका कितना? 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 हम दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे 7500 यानी 6 बार जाएगा तो 7500 यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। यानी अब देखिए हमारा आंसर कितना आया? 11.6696 यही आंसर हमारा आया। तो कितने अंक पर समाप्त हो रहा है? 1 2 3 4 अंक पर समाप्त हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम इसी पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। आई होप ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो कि आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल में आप जरूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे वो देख सके। और अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा फ्री आप कोर्स मिलेगा और सब कुछ आपका क्लास 10th का कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।